हमारे साथ हैं मेंबर हेल्थ नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी एंड डीजी आईसीएमआर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हम लोग ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन लेंगे हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से, देन देयर विल बी फ्रॉम डीजी आईसीएमआर, देन मेंबर हेल्थ विल गिव द ओवरऑल व्यू followed by question answer. So we are about to start with the health secretary just for a minute. सर हम आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन अभी शुरू करेंगे सर। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं, देश में रिकवर्ड केसेस की संख्या अभी 51 लाख है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या है। अब तक देश में 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और केवल पिछले सप्ताह में 7 दिनों में 77 लाख 80 हज़ार के लगभग टेस्ट देश में हुए। आईसीएमआर की जो दूसरी सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट है जो पूरे देश में की गई वो उपलब्ध हो गई है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे जो मुख्य संदेश निकलता है वो ये कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, हाथ हाइजीन का उपयोग करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण थीम्स हैं इस सप्ताह की। यदि केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो भारत अभी भी विश्व के सबसे कम संख्या वाले देशों में है। आज भी अनेक देश ऐसे हैं जहां 20,000 से अधिक केसेस प्रति मिलियन जनसंख्या के हैं। उनकी तुलना में भारत में ये केवल 4,400 हैं। अगर आप नए केसेस को देखें प्रति मिलियन के आधार पर तो आप ये पाएंगे कि भारत में ये संख्या 425 है, जबकि अनेक देश ऐसे हैं जहां ये हमसे काफ़ी अधिक है। अगर मृत्यु प्रति मिलियन देखें तो वहाँ भी विश्व के सबसे कम संख्या भारत में है, 70 मृत्यु प्रति मिलियन, जबकि 600 और उससे अधिक मृत्यु प्रति मिलियन के देश भी हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हम आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि कैसे आईसीएमआर के प्रयासों से और प्राइवेट सेक्टर के प्रयासों से हमने अपने टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाया है। टेस्ट पर मिलियन अब हम लगभग 53,000 कर रहे हैं, 52,978। ये 29 सितंबर का आंकड़ा है। अगर आप सितंबर माह के ही प्रारंभ में देखें या मध्य में देखें 20 सितंबर तक, तो उस समय हम 46,000 टेस्ट करते थे प्रति मिलियन जनसंख्या में, और अब ये 52,000 हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें भारी वृद्धि की गई है। उसी प्रकार यदि आप प्रत्येक माह में होने वाले टेस्ट्स की संख्या देखें तो अकेले सितंबर माह में 2,97,00,000 टेस्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि देश में अब तक 7,10,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और एक महीने में, सितंबर के महीने में 2,97,00,000 टेस्ट हुए। उससे पहले अगस्त के महीने में 2,39,00,000 टेस्ट हुए। और अगर आप अप्रैल में देखें तो पूरे महीने में केवल 8.5 लाख टेस्ट होते थे। तो अप्रैल की तुलना में आज टेस्ट की संख्या में जो भारी वृद्धि हुई है उसका परिणाम हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइसोलेशन और अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब में देखने को मिला है। अब यदि आप साप्ताहिक रूप से देखें एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मीडिया में हमारे कुछ मित्रों ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की थी कि किसी दिन तो 15 लाख टेस्ट हो जाते हैं, किसी दिन 10 ही लाख टेस्ट होते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको आज देना चाहते हैं। हमने देश में 15 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की है
उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिदिन 15 लाख टेस्ट होने ही होने। टेस्ट की संख्या अनेक प्रकार के फैक्टर्स पर आधारित होती है। किसी भी क्षेत्र में इन्फेक्शन की क्या इंटेंसिटी है उस पर, किसी क्षेत्र में जहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहा है वहाँ टेस्टों की संख्या कुछ और होगी, जहाँ इन्फेक्शन घट रहा है मैं वो भी आपके समक्ष तस्वीर प्रस्तुत करूँगा, वहाँ संख्या कुछ और होगी। इसलिए प्रतिदिन के टेस्ट की संख्या में होने वाले उतार चढ़ाव से हमें बहुत अधिक चिंतित या विचलित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी टू कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट दैट डे ऑन डे द नंबर ऑफ टेस्ट्स हैज़ आइदर डिक्लाइंड शार्पली और इंक्रीज शार्पली। वी शुड रादर बी ट्रैकिंग द वीकली एवरेज ऑफ डेली टेस्ट्स डन। इस स्लाइड में हम आपको एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ 7-day रोलिंग एवरेज दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 सितंबर से लेकर आज तक प्रत्येक सप्ताह हमने औसतन प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टेस्ट किए। अंतिम आकलन में इन द फाइनल एनालिसिस यही वो तथ्य है जो मायने रखता है कि आपने औसतन प्रतिदिन कितने टेस्ट किए। तो हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि इस पूरे माह में, सितंबर के माह में औसतन प्रतिदिन हमने 10 लाख से अधिक टेस्ट किए। ये हमारी आंकड़ों के प्रति ट्रांसपेरेंसी को भी दिखाता है। हम सारे तथ्य आपके सामने रखते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। यही अप्रोच मंत्रालय राज्यों के साथ और संघ शासित क्षेत्रों के साथ भी अपनाता है जब हम उनके आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं, हम वैसे ही राज्यों के और यूटीज़ के आंकड़े उनके साथ साझा करते हैं और उनको बताते हैं कि वीक ऑन वीक, डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ टेस्टिंग दैट अ पर्टिकुलर स्टेट इज एग्जिबिटिंग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हम पिछले लगभग 11 दिन के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। इसमें अगर 2 दिन छोड़ दें तो प्रत्येक दिन जो नए रिकवरीज हुई, यानी वो लोग जो स्वस्थ हो गए और घरों को चले गए, और जो नए केस उस दिन आए, अगर दोनों की तुलना करें तो जो लोग रिकवर हुए उनकी संख्या नए संक्रमित लोगों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये भी एक ट्रेंड है जो हम आशा करते हैं कि लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इस पर हमारी अभी निगरानी है। राज्य से राज्य में ये ट्रेंड भिन्न है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये नेशनल ट्रेंड है जो पिछले 11 दिन का है। अब यदि हम कुल रिकवर्ड केसेस देखें तो आप ये पाएंगे कि 1 लाख से 10 लाख रिकवरी होने में हमें 57 दिन लगे। इट टुक 57 days for 1 lakh recoveries to become 10 lakhs. However, if we look at the last 10 lakhs, that is 40 lakh recoveries to 50 lakh recoveries, it took us only 11 days. तो ये भी एक सिग्निफिकेंट तथ्य है जो मैं आपके दृष्टि में लाना चाहता था। ये बड़ी तस्वीर है कि जो कुल केस हैं देश में, उनमें से कितने एक्टिव केस हैं और कितने रिकवर्ड केस हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आज की तिथि में देश में जो एक्टिव केस हैं वो केवल 15% हैं कुल केसेस के, और जो रिकवर्ड केस हैं वो 83% हैं। तो 83% are the recovered cases and 15.4% are the active cases. So the percentage of active cases, as you would see, has shown a continuous and sustained decline from 15 September till date. 15 सितंबर को एक्टिव केसेस का प्रतिशत 20% था और आज वो 15.4% है। अब राज्यों की बात करते हैं। राज्यों में क्या स्थिति है? ये महाराष्ट्र की स्थिति है पिछले 5 सप्ताहों की। 26 अगस्त वाले सप्ताह में, यानी बिगिनिंग ऑफ सितंबर, महाराष्ट्र में औसतन प्रतिदिन 14,000 से कुछ अधिक नए केसेस आते थे, और जो अभी सप्ताह गुजरा है
23 से 29 सितंबर का, उसमें औसतन प्रतिदिन 18,000 से कुछ अधिक केस आ रहे हैं। बीच में एक पीक जरूर था जबकि हर दिन 21,000 या 22,000 के लगभग केसेस आ रहे थे। वैसे ही अगर कर्नाटक को देखें पिछले 5 सप्ताहों में, तो वहाँ पहले सितंबर वाले सप्ताह में लगभग 8,300 के लगभग प्रतिदिन केसेस आते थे नए, अब वो घटकर 7,900 हो गए हैं। बीच में एक उछाल वहाँ भी था 9 से 15 सितंबर के बीच, जबकि वहाँ 9,000 केसेस प्रतिदिन आते थे। लेकिन कर्नाटक में भी एक हल्का डिक्लाइन हम देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में अगस्त के सप्ताह में 10,000 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन आते थे, अब वो घटकर 7,000 से कुछ अधिक हो गए हैं। और यहाँ ये निरंतर डिक्लाइन आप देख सकते हैं, सप्ताह दर सप्ताह संख्या प्रतिदिन आने वाले केसेस की कम हुई है। लेकिन केरल में कुछ भिन्न चीज़ हो रही है। केरल में 26 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रतिदिन 2200 से कुछ अधिक केसेस नए आते थे औसतन, और 23 से 29 सितंबर के सप्ताह में ये संख्या बढ़ के 5,800 से भी अधिक हो गई है प्रतिदिन। और सितंबर में भी ये बढ़ी थी, 3,900 थी। और आप देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके भी कुछ कारण हैं जो हमने राज्य सरकार को इंगेज किया है, उनसे बातें की हैं, कैसे निपटा जा सकता है उस पर भी रणनीति बनाने की चर्चा की है। उत्तर प्रदेश को देखें तो पहले सितंबर वाले सप्ताह में औसतन 5,400 केसेस आते थे, वो अब घटकर 4,568 हो गए हैं विगत सप्ताह में। तमिलनाडु को देखें तो पहले सितंबर वाले सप्ताह में, द वीक बिगिनिंग 1 September, the average number of cases was 6,000 odd per day. This number has come down to 5,500. If you go beyond August, if you go to say last week of July or first week of August, in case of Tamil Nadu, which we are not showing you here because of lack of space, you would find that Tamil Nadu was contributing almost 10,000 cases a day on an average, new cases. So in case of Tamil Nadu, this is a significant decline. उड़ीसा को देखें तो यहाँ अभी कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं उभर रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह में 3,000 से कुछ अधिक मामले थे प्रतिदिन, अभी 4,000 से कुछ अधिक मामले हैं, बीच में बढ़े भी थे। छत्तीसगढ़ को देखें तो 1,350 मामले आते थे सितंबर के पहले सप्ताह के प्रत्येक दिन नए, अब वो 2,896 ऑलमोस्ट 2,900 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। आसाम को देखें तो वहाँ भी सितंबर के पहले सप्ताह में 2,300 के लगभग मामले आते थे नए प्रतिदिन, ये संख्या अब कुछ घटी है, 2,044 हुई है। और तेलंगाना को देखें तो यहाँ 2,700 से घटकर ये संख्या 2,000 हो गई है। तो आगे जाते हुए हमें क्या करना है? आगे जाते हुए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करना है। क्योंकि जब तक कोई दवाई या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक सामाजिक दूरी या भौतिक दूरी, आप कुछ भी कह लीजिए, फिजिकल डिस्टेंस, उसको बनाए रखना जरूरी है और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई विल रिक्वेस्ट DGICMR ये पास करना सर। So, good evening to everyone. So, we have now got the results of the second serosurvey for SARS-CoV-2 infection. So, now what is a serosurvey? Blood samples collected from general population are tested for IgG antibodies. Now, if a person has IgG antibodies positive, it means they have got exposed to SARS-CoV-2 at some time in the past. Now, how much time in the past is still work in progress. We are still learning. It's only a 9-month-old virus. So how long the antibodies persist still remains a question, but they start appearing after 2-3 weeks and then continue to be there for a few months. Now, serosurveys are supposed to answer several questions.
what is the percentage of the general population has been exposed, what age group has been exposed, and what are the areas where we need to become alert from the public health perspective in terms of containment measures, in terms of identifying where there is the higher prevalence, so we need to be more active. Next, please. So the first Sero survey was conducted in May 11 to June 4, 2020, in 700 villages, wards from 70 Indian districts. And this was conducted among adults more than 18 years. And overall prevalence of infection was found to be 0.73%. And you can see the confidence intervals are written there. Next, please. The second survey was slightly changed in the sense that we thought that younger individuals are also getting affected. So we said that we will estimate the prevalence among individuals above 10 years of age, not 18, above 10 years of age. And that the survey was conducted in the same 700 villages, wards in urban from 70 districts and 21 states, the same which were covered. Obviously the households were different, individuals were different, but the districts were the same. And this was conducted from August 17th to September 22, 2020. And you collected the socio-demographic detail, the history of respiratory symptoms. We took a written informed consent and ethics clearance was taken, and 3 to 5 ml of blood was drawn from these individuals, and the blood was tested for Ig antibodies using the IgG assay. Next, please. So 29,082 individuals were studied, and the prevalence in individuals above the age of 10 years was 6.6%. So from 0.73% it has gone down up to 6.6%, and the prevalence is not different by age group or gender. However, we clearly found that the urban slums were 15.6%, and urban non-slum was 8.2%, whilst the rural areas were 4.4%. And the prevalence, if we just compare with the adults more than 18, if we compare that from 0.73%, it has now become 7.1%, the prevalence. So what is very clear from this second Sero survey is typically one Sero survey is not good to answer any question. You have to do serial Sero surveys in the similar districts to find out what is happening. And so this clearly shows that the lockdown and containment measures as well as behavior change at the population level has contributed and checked the spread of SARS-CoV-2. However, a large percentage of the population is still unexposed, and susceptibility to getting SARS-CoV-2 exists, is real, and therefore we have to continue with our measures which were the Health Secretary has pointed out. Risk in urban slums is twice that of non-slum areas and 4 times that of rural setting. And 26 to 32 infections were reported per case diagnosed in August, as against 81 to 130 in May, which underlines that the testing has, tracking and treating strategy has been implemented tremendously. Thank you. Now this is a comparison of what some Sero surveys are available in the country from Delhi, Bombay, Ahmedabad, Chennai, Puducherry, Indore, and we can see the Delhi within the last 3 months Sero survey has been done in July, August, also in September, and it is not increasing much. It is 23.5 or 24% to 29%, and the last one is saying that it was about 32 to 33%. Ahmedabad is 17%, Puducherry is 4.9, gone up to 22, Indore is 7.8%. Next, please. And if you look at the international figures also, the latest one has come out from the US, which is still under 10%. It remains at 9.3%. Spain is 4.6%. United Kingdom is about 6.9%. And the highest is probably in Iran, which is 22% at the moment in terms of the country prevalence. The rest of them all are below. So the main conclusions from this Sero survey are that 1 in 15 individuals aged more than 10 have been exposed to SARS-CoV by August. Sero prevalence was not different by age or by gender. So it does not, all age groups above 10, we have found that it is there. Earlier we were under the impression that below 18
it does not affect, but we found now that there is no difference. Risk gradient is more, urban slum is highest, that is 15.6%, compared to urban non-slum, that is 7.6%, compared to rural areas, which is about 4%. And though, as I already stressed, that the increase in testing and detection has occurred. Now, since the last point here I want to emphasize is very important, since a large proportion of the population is yet susceptible, prevention fatigue has to be avoided, and we have to stick or adhere to our 5T strategy, which is test, track, trace, treat, and use of technology, which is Arogya Setu or Itihas app have to be used. And the non-pharmacological interventions like physical distancing, use of mask, hand hygiene, cough etiquette are still essential and continue to remain essential. Even after the vaccine has come, these will still continue to remain essential. And people-centric and risk-focused interventions have to be done more in urban slums, then urban non-slums, and then in rural settings. And as has earlier been pointed out, that elderly individuals with comorbidities, pregnant women and children have to be protected. And more important, the last point is that in light of the upcoming festivities, in light of the winter season and mass gathering, containment strategies must be implemented by the states most effectively, and the use of mask cannot be underlined more than after this Sero survey, that it is very, very essential, that a large population still remains susceptible, and we need to continue with these preventive measures. Thank you. Thank you very much, sir. Now I invite Dr. Paul, Member Health Niti Aayog, sir. धन्यवाद। आज हमने जायज़ा लिया है पैंडेमिक किस तरह से देश में अपना जोर दिखा रही है और उसका हम मुकाबला कैसे कर रहे हैं। रिकवरीज के ऊपर एक सेटिस्फैक्ट्री आउटकम्स आपसे शेयर किए गए, टेस्टिंग की अचीवमेंट्स को और ऑप्टिमैलिटी को चिन्हित किया गया है, सेक्रेटरी हेल्थ ने भी और डॉक्टर भार्गव ने भी। और इसी तरह से हमने देखा है कि शायद कुछ स्लोइंग डाउन बड़े प्रदेशों में दिखनी शुरू हुई है, लेकिन जो आज दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो सीरो सर्वे की हमने आपसे आज उसको शेयर किया है। सबसे पहले तो मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एंटायर टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इतना एक्सटेंसिव और शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीरो सर्वे कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में किया गया हमारे देश में, और पहली बारी नहीं, दूसरी बारी, दूसरा राउंड है, ये राउंड नंबर 2 है। 29,000 व्यक्तियों तक पहुँचे और सारे देश को कवर किया गया है इन सिस्टमेटिक वे, जैसे करना चाहिए साइंटिफिक स्टडी में। तो माई कंग्रेचुलेशंस टू यू सर, टू योर टीम, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एवरीबडी हु हेल्प्ड इन दिस रिगार्ड, ऑल आर लेबोरेटरीज एंड फील्ड वर्कर्स। शुरू से ही भारत ने कोविड-19 के अगेंस्ट, SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो लड़ाई शुरू की, लड़ाई को इंटेंसिफाई किया, उसके पीछे एक साइंटिफिक सोच हमेशा से रही है। वी हैव बीन ड्रिवन बाय साइंस, वी हैव बीन ड्रिवन बाय एविडेंस, वी हैव बीन ड्रिवन बाय एक्सपीरियंस। साइंस, एविडेंस, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सपर्ट थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक SOPs को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए फैसले किए गए और स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज एक जो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो उसी श्रृंखला का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और आज हमें दर्शाता है कि हमारी पैंडेमिक की ओवरऑल सूरत कैसी है, कितने जन इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये भी क्लियर है कि जैसे हम पिछली सिचुएशन में थे, एंड ऑफ मई में जो सिचुएशन थी 0.73 का इंसिडेंस पाया गया था देश में, आज हम लगभग 7% पे पहुंच गए हैं। तो दोनों तरफ से इसको हमें देखना है। पहला तो ये देखना है कि जो मेजर्स लिए गए उन मेजर्स को अपनाते हुए देश ने इस पेंडेमिक को बहुत 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 हद तक कंट्रोल में रखा है, मॉर्टेलिटी को कंट्रोल में रखा है, लाइफ चल रही है, अनलॉक हुए हैं सक्सेसफुल,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल पड़ी हैं बहुत बहुत हद तक, और उसके बावजूद भी इस पेंडेमिक को इस लेवल पे रखा है कि जो कि संभली हुई है। तो एक हिस्सा ये है जिसके लिए कि हम सब अपने आप को भाग्यशाली भी मान सकते हैं और हमारी लीडरशिप और पीपल ऑफ इंडिया को इसका क्रेडिट देते हैं। दूसरी साइड से ये भी दिखाई देता है कि अभी भी 90% के लगभग या उससे भी ज़्यादा हम सब जो हैं इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। हम ससेप्टिबल हैं, हमारे वास्ट पॉपुलेशन जो है वो अभी ससेप्टिबल टू दिस वायरस है। ये रिस्क हम पर बना हुआ है। इस रिस्क को हमने समझने का और फेस करने का भी एक्सपीरियंस खूब गेन कर लिया है, और हम जानते हैं कि इसकी जो साइंटिफिक अप्रोच है, अपने आप को बचाने की अप्रोच है, सर्वेलेंस और कंटेनमेंट की अप्रोच है, उसके बाद में जो टेस्टिंग से हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को ढूंढते हैं, जो बीमार होता है उसको पकड़ते हैं। तो ये जब सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को हम आके लेके चलते हैं तो हमें ये भी लगता है कि आगे हम ससेप्टेबल हैं, लेकिन हम इसको संभल सकते हैं, बचा सकते हैं। ये भी सामने हमारे सामने आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी वायरस को कंटेन करने की, सप्रेस करने की सिस्टमैटिकली ली गई, जिसमें कि लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसे वक्त पे किया गया है जबकि बिल्कुल एक्सपोनेंशियल राइज हो रही थी और भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि इसका पीक जो है जून तक आ जाएगा और करोड़ों लोग अफेक्ट हो जाएंगे। उस स्टेट में कि जब हमारी प्रिपरेशन एक और तरह की थी, हमारी तैयारी एक और तरह की थी, और उससे बचते बचते, कंट्रोल में रखते रखते आज हम 9 महीने इस पेंडेमिक में पहुँचे हैं। और जैसा कि दर्शाया गया है उसका बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एस्टीमेट आपके सामने है कि हम 7% के करीब एडल्ट्स में अभी तक आई है ये पेंडेमिक। 90% से ज़्यादा अभी भी ससेप्टेबल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा, कि आगे जो विंटर का महीना आएगा, ये लगता है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस इसमें खुश रहते हैं और अपना प्रकोप ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये एक मानी हुई चीज़ है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये बीमारियां सर्दी की बीमारियां हैं, हम बचपन से जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अगले 3, 4, 5 महीने आ रहे हैं, इसमें हमें अपनी ताकत पूरी लगानी है कि ये पेंडेमिक जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज होना दिखना शुरू हुआ है, उसको रुके और नीचे की तरफ आए। डिक्लाइन इसमें आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भागीदारी है हम सबकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने कंटेनमेंट करना, सर्वेलेंस करना, टेस्टिंग की व्यवस्था बनाना, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बनाना, अपने आप को कॉर्डन ऑफ करना, एजुकेट करना, वो सब हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम सब की जो अल्टीमेट जिम्मेवारी आती है, इन्फेक्शन है तो मुझे ही एज एन इंडिविजुअल पकड़ना है, तो उसमें मेरा क्या रोल है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि उसको क्या हम सारे अपना सकते हैं। 2 गज की दूरी की बात हो, 100% मास्क की बात हो, ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है इस माहौल की वजह से, विंटर के महीने की वजह से, आने वाले त्योहारों की वजह से, और उसके साथ जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उससे हमें जो पूरी तरह से सजग रहने की शिक्षा मिलती है। तो उसको लेके हमें ये पॉजिटिव जो हमारे सोशल वैक्सीन को अपनाना है, जैसे राजेश भूषण जी हमेशा कहते हैं, अपने आप को बचाना है, कोविड से बिहेवियर लाना है, उसकी जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते बहुत ज़ोरों से हमने एम्फेसाइज़ किया था कि हम सब मास्क अपनाएंगे, 100% मास्क अपनाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दूरी भी दूसरों के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन मास्क तो मेरे अपने हाथ में है। अल्टीमेटली तो वायरस ने इसी रास्ते से जाना है। इसलिए हम फिर आज दोबारा अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि हम 100% मास्क अपनाएंगे, 2 गज की दूरी को अपनाएंगे, हम हाथ की सफाई, हाथ को साफ रखना, थूकना नहीं है, इन चीज़ों को अपने से दूर रखेंगे। और जो आने वाला वक्त आ रहा है उसमें मास्क वाली पूजा इस बारी होगी, मास्क वाली छठ का फेस्टिवल होगा, मास्क वाली ईद होगी, मास्क वाला दशहरा होगा, मास्क वाली दिवाली होगी। ये हम सबके हित में है। इस बात को प्लीज़ आगे बढ़ाइए। और जो आज साइंटिफिक बेसिस हमने दिया है ये क्लियर कर देता है कि हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है 90%, 1 आउट ऑफ 9 अभी भी हम ससेप्टेबल है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो खतरा है
और भयानक खतरा भी। ये भी याद रहे कि वही निमोनिया गर्मी के मौसम में कम सीवियर होता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा सीवियर होता है। जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, चाहे ओल्ड एज वाले हों या बच्चा हो या और हो, जब विंटर में ये बीमारियां होती हैं तो उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और हमें ये भी कुछ अर्ली साइंस मिल रहे हैं कि अब हम सीवियर बीमारी भी डिटेक्ट कर रहे हैं जो अस्पतालों में आ रही हैं। ऐसा भी हमारे क्लिनिशियन कलीग्स हमें बताए जाते हैं। बड़े ग्रुप में नहीं इकट्ठे होना है, लार्ज गैदरिंग्स नहीं होने देनी है, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस नहीं होनी देनी है। और मैं चाहूँगा कि जो समाज के बड़े लोग हैं वो भी इसके बारे में अपील करें कि जो हम त्यौहार मनाएं वो सजग होकर मनाएं, थोड़ा रश करके मनाएं, छोटे ग्रुप में मनाएं। ये हमारे हित में है। बाज़ारों की भीड़ और सेलिब्रेशन की भीड़ से हमें नुकसान पहुंच सकता है, ये हमें याद रहना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन रिलीज़ हुई हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर बनाई गई हैं। इन गाइडलाइन को हम सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं। ये सुबह दो माननीय मंत्री जी ने, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों ने रिलीज़ करी हैं। इसका मकसद भी वही है जिस बात की चर्चा अब अभी हम कर रहे हैं। हमारे देश के मजदूर 50 करोड़ शायद इससे भी ज़्यादा इस देश के इकॉनमी को चला रहे हैं, इस देश का प्रोडक्शन लाइन को चला रहे हैं, इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कारखाने में काम करते हैं या वर्कशॉप में काम करते हैं या बड़े कारखाने में काम करते हैं तो लोगों से कांटेक्ट होता है, इन्फेक्शन एक से दूसरे को लगने का चांस हो जाता है। ये वर्क प्लेस है, हर एक वर्क प्लेस जो है वो ऑफिस नहीं होता या स्कूल नहीं होता। ये एक यूनिक वर्क प्लेस है, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है। तो ये गाइडलाइन हमें बताती हैं कि मेरी जिम्मेवारी एज अ वर्कर क्या है, मुझे अपने आप को कैसे बचाना है, और मेरी जिम्मेवारी एज एम्प्लॉयर क्या है कि मैं कैसा माहौल क्रिएट करूं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका भी संज्ञान लीजिए। ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ के वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसमें जो मैसेजेस हैं उनको उस सिचुएशन के हिसाब से टेलर मेक किया गया है कि मज़दूर भाई बहन हमारे संक्रमण से बचे, अवेयरनेस अच्छी हो, उनके परिवार इस संक्रमण से बचे, वो भी सेफ हों और कोई उनको वेज लॉस नहीं हो, कोई छुट्टी लेनी ना पड़े, स्वस्थ होकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए देश की सेवा करें। तो उसमें ये गाइडलाइन अच्छी साबित होंगी। और ये सोचिए कि बहुत बड़ा जनसमूह है ये, हमारी वर्कफोर्स जो है, लेबर वर्कफोर्स करोड़ों की है। तो इसको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मानता हूँ। और उसी श्रृंखला में एक बड़ा कदम है कि हमारे बिहेवियर जो हैं वो कोविड सेफ हों, कोविड से हम बचें। और यही ये वक्त जितना भी निकल जाए अपने आप को बचा के, और ख़ासकर जो आने वाले महीने हैं इनमें से हम अगर बच सकें तो ये जो ट्रेंड सेक्रेटरी साहब ने दिखाया है कि थोड़ा सा ट्रेंड दिखना शुरू हुआ कि स्टेबलाइजेशन हो रही है, ऐसा ना हो कि हम ये गेन लूज़ कर जाए। हमें याद रहना चाहिए कि दुनिया में भी सेकंड पीक आ रही है। हमने दिल्ली में भी सेकंड पीक देख ली, केरल में भी देख ली, पंजाब में भी देख ली। तो ये डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एक बार ही स्टेबलाइज कुछ होता है तो क्या हमेशा रहेगा। हम सजग होंगे तभी रुकेगा, हम सप्रेस करेंगे इस वायरस को तभी रुकेगा। इसलिए सजग रहना, अपनी तैयारी रखनी और कोविड के से बिहेवियर्स को अपनाना हम सब की जिम्मेवारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। Sir, based on the media reports, there is a question. Will the government of India have 80,000 crores available over the next 1 year, because that is the amount which is required to buy and distribute vaccine to everyone in the country? स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान एक ट्वीट की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें इस राशि का उल्लेख है। जिन्होंने ये ट्वीट किया था उन्होंने तत्काल उसके बाद एक फिर से ट्वीट करके कहा कि उनको देश की सरकार पर पूरा भरोसा है और वो ये मान के चलते हैं कि राशि की व्यवस्था कर ली गई होगी। तो ये तो ट्वीट से संबंधित है, लेकिन जहाँ तक 80,000 रुपये के गणित का प्रश्न है उस गणित से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगा। भारत सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है
जो डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में है, और उसका को चेयर सचिव स्वास्थ्य के रूप में मैं हूँ, जिसकी अब तक लगभग 5 बैठकें हो चुकी हैं। इसके छोटे समूह भी हैं, उन समूहों की भी 4-5 बैठकें हो चुकी हैं। उसमें हमने पॉपुलेशन के प्रायोरिटाइजेशन और उस प्रायोरिटी के आधार पर जो प्रस्तावित स्टैगर्ड इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था होगी, उस पर कितनी राशि व्यय होगी, उसकी गणना की है, और पर्याप्त राशि सरकार के संसाधनों में उपलब्ध है। वर्तमान समय में मैं केवल ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। 17। सर, मेरा सवाल हेल्थ सेक्रेटरी से है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राज्यों में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ कोरोना का इलाज होता है, एक इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है रेमडेसिविर की, और आज बीजेपी के एक सांसद ने अपनी सांसद निधि 1.5 करोड़ रुपए इस इंजेक्शन के लिए दी है। तो क्या सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है? क्या केंद्र ने जो पैसा दिया है राज्यों के पास वो पर्याप्त नहीं है? क्या स्थिति है? थैंक यू। कोविड का इलाज कैसे किया जाए, इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो विषय वस्तु के विशेषज्ञ हैं, यानी ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इस सब्जेक्ट को देखते हैं दिन रात, उनसे प्राप्त इनपुट के आधार पर बनाया गया है, और समय समय पर इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रिफाइन किया जाता है। इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि बीमारी 3 प्रकार की हो सकती है: माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ और सीवियर डिजीज़। माइल्ड डिजीज़ में किस प्रकार की दवाएं दी जानी हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। मॉडरेट डिजीज़ में किस प्रकार की दवाएं दी जानी हैं और सीवियर में किस प्रकार की दी जानी है, ये भी लिखा हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये पब्लिक डोमेन में है, यानी ये छिपा हुआ नहीं है। ये जन साधारण के संज्ञान में है, राज्य सरकारों के संज्ञान में है, अस्पतालों में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं उनके संज्ञान में है। बल्कि हमारा ये मानना है कि क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का पालन किया जा रहा है, इस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर दी जा रही है समान रूप से पूरे देश में, इसीलिए देश में मोर्टेलिटीज़ कम हैं, लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो ये तो पृष्ठभूमि थी आपके प्रश्न की। अब आते हैं रेमडेसिविर पर। रेमडेसिविर इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुरूप एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है। ये मेन स्ट्रीम दवा नहीं है। मेन स्ट्रीम दवाएं कौन हैं, इसका उल्लेख स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में किया गया है। रेमडेसिविर इस समय देश में 6 कंपनियां बनाती हैं, 6 डोमेस्टिक कंपनियां इसका मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इन 6 की 6 कंपनीज को वॉलंटरी लाइसेंस प्राप्त हुआ है मेसर्स जिलियड लाइफ साइंसेस यूएसए के द्वारा। जब पहली कंपनी ने देश में रेमडेसिविर का उत्पादन शुरू किया था, उस समय इसकी लागत 5,500 रुपये थी। आज इसकी लागत घटकर 2,800 रुपये हो गई है। ये आसानी से हर जगह उपलब्ध है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का जो तंत्र है, वो प्रत्येक राज्य में इसकी उपलब्धता की निगरानी करता है। 11। नितेंद्र डीडी न्यूज़ से हूँ। लगातार 15-20 दिन से देखा जा रहा है कि 1,000 के आसपास मृत्यु का फिगर आता है, डेथ की फिगर आता है। तो क्या ये चिंता का विषय है और इसको लेकर क्या किया जा रहा है? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। आज नहीं, मैंने सवाल सुन लिया, मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि किससे पूछा है। अगर हम इसको हम ट्रैक करते हैं प्रतिदिन, न केवल भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र सभी इसको ट्रैक करते हैं। न केवल संख्या को ट्रैक करते हैं बल्कि फैसिलिटी वार जो मृत्यु हो रही है, यानी किस अस्पताल में कितनी मृत्यु हुई, उसको भी ट्रैक किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां ये संख्या ज़्यादा है और उन अस्पतालों में फिर क्या कारण है और उन कारणों को कैसे संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए, ताकि वो मृत्यु घट सके। इसके साथ साथ हम डेथ ऑडिट भी करने का परामर्श सभी राज्यों को देते हैं। इसके बारे में भी
व्यापक दिशा निर्देश हैं, लिखित रूप से हमने राज्यों को बताया है कि डेथ ऑडिट कैसे करें जिससे कि उस मृत्यु के कारणों का पता चल सके। अब अगर संख्या पर आएँ तो मेरे पास जो आंकड़े इस समय हैं पिछले 5 दिनों के, उसमें एक दिन 1000 मृत्यु थी, एक दिन 1100 थी और फिर 2 दिन पुनः 1000 हुई और पिछले 24 घंटे में 776 हुई। ये जो घटी मृत्यु 776 हो गई 1000 से, वो इस वजह से हुई कि महाराष्ट्र में और आंध्र में जो मृत्यु सामान्यतः प्रतिदिन दर्ज की जाती थी उनकी संख्या में गिरावट हुई है। लेकिन ये देखा जाना है कि क्या लंबे समय तक ये ट्रेंड रहता है कि नहीं, तो हम इसकी निगरानी करते हैं, कारणों की भी और संख्या की भी। 54। मेरा सवाल DGICMR से है। सर क्या हम ये बता सकते हैं कि सीरो सर्वे 2 की जो रिपोर्ट आई है इसके बाद हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी को कोविड हो चुका है और कितनों को, कितना परसेंट ये हो चुका है, कितने लोगों को? आबादी तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, मगर ये सीरो सर्वे एस्टिमेट होता है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू फाइंड आउट कि ट्रेंड क्या चल रहा है सोसाइटी में और कम्युनिटी में, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पहले मई में 0.73% था, अब 7.1% है। नंबर 9। So last week the Prime Minister had said specifically about states like Maharashtra, Karnataka and Delhi that they need to increase the testing manifold by 3 times or at least 5 times. But in the last week, has that testing increased by those numbers? Because the data that we collected shows an increase of only about 10% or 8% in these states. So how's the government monitoring that? And also are states like Bihar and UP are worried considering their testing numbers are currently very low? The government is monitoring it. The Honorable Prime Minister, while reviewing this with the chief ministers of various states, had brought it to their notice that the number of daily tests needs to be ramped up and that increased testing has to be maintained over a period of time. So these numbers will go up not only in 24 hours or 48 hours, but over a period of time, so that we are monitoring. Coming to UP and Bihar, I would disagree with you. The absolute numbers of tests in UP and Bihar are substantially high. In fact, they are much higher than some of the states that are south of the Vindhyas in this country. However, the cause for concern for us, for all states, not only for UP and Bihar, is that the proportion of people who are given rapid antigen tests and are symptomatic negative in rapid antigen test and then are missed, then are not given the RT-PCR test, that is a cause for worry, and that is an issue to which the attention of all honorable chief ministers was also drawn in the last meeting that you are referring to. Second last question, 14. Sir, I'm Ayushman from Mirror. Now the question is, initially when it started, you used to give the number of contact tracing. Sir, how many of people have been contact traced so far? And what is the average number that goes behind one contact? And if the ministry can share the state-wise data. You see, I'm not sure whether you look at the state bulletins that each state releases on a daily basis. This figure of number of people who have been traced, tracked, quarantined is available in all state bulletins on a regular daily basis. Last question, number 6. So I was just looking at the figures. August end we had about 25th August we had 31 lakh something cases. And going by the serosurvey figures then, we had at least 25 crore infections at that point of time in the country. How are we assimilating the findings of this serosurvey for our future pandemic control measures? If we had missed that many cases, I know you wouldn't like that word, but we had missed infections at least. See, serosurvey will give you an exposure to the antigen, whether you have developed the disease or not developed the disease or have been infected,
is not there. It gives you an exposure to the virus, number one. Number two, this is data collected statistically over different districts, and we extrapolate that data and try to get a percentage. So currently we can say, and this is comparable to the most of the sero surveys across the world, different countries, whether you look at Switzerland, whether you look at Iran, whether you look at United Kingdom. United Kingdom is 7%, Switzerland is again 8%, Belgium is 5%, United States is 9.3%. So that is what we can get an estimate of. We look at how the trend is. The first tool is to actually test. The second tool is to look at sero survey. And the third tool is to look at the sewage water and look at what is the prevalence there. So these are the tools, and these are epidemiological tools which help guide us. Thank you very much, sir. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा Sir. कि इस तरह की जो इन्फेक्शन है उसकी मच वाइडर डिमेंशन होती है कि इन्फेक्शन हो रही है, बिल्कुल क्वाइट है, एसिम्टोमेटिक है, तो वो डिमेंशन इज़ वेल नोन इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस and including this particular virus. But you can also see something very notable कि जब पिछली बार रिजल्ट्स आए थे तो एक एस्टिमेट कर रहे थे कि एक कंफर्म्ड के साथ में कितने जो है बाकी और रहे थे जिनको कि इन्फेक्शन कह रहे हैं कंफर्म्ड केस विज़ावी इन्फेक्शन. तो उस टाइम पे ये नंबर जो था जैसे आपने देखा 80 से 130 तक था. अब अगर हम देखते हैं तो ये 28 और 30 के आसपास है. तो जब नेट बढ़ाया गया, हमारे पास टेस्टिंग की कैपेबिलिटी आ गई और सारे देश में उसको लागू किया गया, गांव तक भी जब गया, तो अब दिखाई दे रहा है कि हमारी पकड़ जो है वो नंबर्स को हम मोर इंटेंसली पकड़ के लेके आ रहे हैं. सो दिस शोज द सक्सेस ऑफ द टेस्टिंग स्ट्रैटेजी. बट रिमेंबर, यू कैन नेवर इन एन एपिडेमियोलॉजिकल सेंस identify every asymptomatic individual. That nobody country can do, and nobody has done it. That is why sero survey is an additional tool to contact tracing, tracing individuals with ILI like symptoms, tracing through surveillance system, tracing through super spreader surveys and so on. तो वो सारे अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं. और उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास 2 सीरो सर्वे हुए हैं बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. एंड इट इज़ एन एडिशनल टूल टू द अदर एस्टिमेट दैट आर अवेलेबल फॉर अस टू नो, प्लान फर्दर एंड रिकनसाइल एज टू वेयर वी हैव रीच्ड एंड हाउ वी हैव डन सो फार. Thank you very much, sir. Thank you, friends.